हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और हम पढ़ रहे हैं कर्नाटक युद्ध के विषय में। तो देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो कर्नाटक युद्ध है, देखिए वो 3 लड़े गए थे। तो पहला जो कर्नाटक युद्ध है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। तो देखिए, प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है अगर उसकी बात की जाए तो वो देखिए 1746 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी तक लड़ा गया था। अगर कारण की बात करें प्रथम कर्नाटक युद्ध की, तो इसका जो कारण था ना वो भारत से बाहर का कारण था। क्या था कि ऑस्ट्रिया जो है वहाँ पर उत्तराधिकार का मामला था। तो वहाँ पर ये जो दोनों देश है, फ्रांस और जो ब्रिटेन है, ये दोनों आपस में भिड़े हुए थे। तो उसका ही नतीजा क्या निकला था कि भारत के अंदर जो फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनियां थी, इन दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है। ठीक है, तो उसके बाद जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है देखिए वो समाप्त हो गया था 1748 ईस्वी में। और उसके बाद में जो फ्रांसीसी और अंग्रेज हैं उनके बीच में एक संधि हो जाती है, जिसे कि हम किस नाम से जानते हैं, एला शापल की संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि के अंतर्गत क्या हुआ था कि दोनों ने एक दूसरे के विजित प्रदेश, जो भी प्रदेश से जीते थे एक दूसरे के, तो इन्होंने क्या किया था, वो एक दूसरे को वापस कर दिए थे। अगर ओवरऑल जो परिणाम की बात की जाए तो परिणाम कुछ भी नहीं निकला था। जो स्थिति जैसे बनी हुई थी, जैसे कि पहले थी, उसी प्रकार से बन गई थी। तो उसके बाद देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है दूसरा कर्नाटक युद्ध। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, अंबूर के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। जो अंबूर का युद्ध है वो देखिए कर्नाटक युद्ध, जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है, इसके बीच में ही लड़ा गया था। काफ़ी छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुई थी। तो इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी, अंबूर की लड़ाई थी वो। तो उसी के लिए इसका नाम क्या लिया जाता है, अंबूर का युद्ध भी बोलते हैं। तो देखिए, अब इसके कारण की बात करते हैं। प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है उसका कारण क्या था, भारत से बाहर का कारण था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मामला था। अब जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है देखिए वो यहाँ का स्थानीय कारण है। यहाँ पर जो हैदराबाद और कर्नाटक है, वहाँ के जो देखिए स्थानीय शासक थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद अगला निजाम या नवाब कौन होगा वहाँ पर, इसके लिए क्या चल रहा था, जो भी उत्तराधिकारी पद के दावेदार थे उनके बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो इसी लड़ाई झगड़े के अंदर क्या हुआ कि जो फ्रांसीसी और अंग्रेज है, इन्होंने भी अपने पैर डाल दिए उसके अंदर। अब ये फ्रांसीसी और अंग्रेज है, देखिए क्या करने लगे हैं, यहाँ की जो स्थानीय जो राजनीति है उनके अंदर हस्तक्षेप करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया है। तो देखते हैं कि ये जो दोनों स्टेट है, हैदराबाद और कर्नाटक, यहाँ पर किस प्रकार का मामला था और यहाँ पर क्या स्थिति थी। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हैदराबाद से। तो हैदराबाद का देखिए जो निजाम था उस समय के अंदर, उसका नाम था आसफ जा निजामुल मुल्क। तो आसफ जा निजामुल मुल्क है, इसकी देखिए मृत्यु हो गई। अब इसकी मृत्यु के बाद देखिए जो उत्तराधिकार के लिए यहाँ पर कौन कौन दावेदारी कर रहे थे, कि देखिए 3 महत्वपूर्ण लोग थे जो कि क्या कर रहे थे, निजाम बनने के लिए दावेदार थे। पहला तो देखिए कौन था, नासिर जंग था। अब नासिर जंग आप याद रखेंगे कि जो निजामुल मुल्क है इसका क्या था, बेटा था। ठीक है, ये इसका पुत्र हो गया। उसके बाद है मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग कौन है, ये निजामुल मुल्क का पौत्र है, यानी कि पोता हो गया। इसका क्या हो गया, नासिर जंग का भतीजा हो गया ना मुजफ्फर जंग। ठीक है, उसके बाद देखिए जो तीसरा है सलावत जंग। ठीक है, तो जो सलावत जंग है ये किसी भी प्रकार की अपनी कोई दावेदारी प्रस्तुत नहीं कर रहा है, ये इस रेस के अंदर शामिल नहीं है। मुख्य रूप से ये 2 ही लोग हैं, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। सलावत जंग जो है वो इस लड़ाई से दूर है। अगर बात करें सलावत जंग कौन है, सलावत जंग देखिए कौन है, ये नासिर जंग का भाई है। ठीक है, यानी कि निजामुल मुल्क के देखिए ये 2 तो यानी कि बेटे ही हो गए, नासिर जंग और सलावत जंग। और मुजफ्फर जंग कौन है, ये इनका भतीजा है। ठीक है, इनका बेटा हो गया, सलावत जंग का बेटा हो गया। इसके बाद देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर जो नासिर जंग है, वो नासिर जंग ज़बरदस्ती यहाँ पर निजाम पद पर आसीन हो गया। ठीक है, निजाम बन गया यहाँ पर। अब ये बात जो है वो किसको पसंद नहीं आ रही है, मुजफ्फर जंग को। तो उसी लिए क्या है, यहाँ पर विवाद की स्थिति बनी हुई है। तो ये तो बात हो गई हैदराबाद की। उसके बाद देखते हैं कर्नाटक के अंदर क्या चल रहा है। तो देखिए कर्नाटक का जो नवाब था तत्कालीन वहाँ पर, उसका क्या नाम था, दोस्त अली। अब दोस्त अली की हो गई मृत्यु। तो मृत्यु होने के बाद देखिए इसका जो बेटा है, जिसका क्या नाम था, अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध पढ़ा था तो उसके अंदर आप अनवरुद्दीन पढ़ चुके हैं। तो अनवरुद्दीन कौन है, दोस्त अली का बेटा है और वहाँ का नवाब बना हुआ है ये कर्नाटक का।
अब जो दोस्त अली है इसका एक दामाद है जिसका कि क्या नाम है, चांदा साहब। अब चांदा साहब अनवरुद्दीन के रास्ते में रोड़े अटका रहा है। चांदा साहब चाहता है कि मैं यहाँ का नवाब बनूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कर्नाटक के अंदर विवाद किन किन के बीच में हो गया, अनवरुद्दीन और चांदा साहब के बीच में विवाद हो गया, ठीक है, उत्तराधिकार के लिए। और हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में यानी कि लड़ाई छिड़ी हुई है निजाम बनने के लिए। तो उसके बाद देखते हैं, तो ये तो देखिए यहाँ का स्थानीय मामला है, ठीक है, आपस में शासक के जो बेटे या रिश्तेदार उनके बीच का मामला है कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। अब यहीं से क्या होता है कि जो फ्रांसीसी और अंग्रेज हैं वो क्या करते हैं, भारत की राजनीति के अंदर अपना हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देते हैं। तो देखिए ये हस्तक्षेप उन्होंने किस प्रकार से किया था, देखिए। अब यहाँ पर है कि जो फ्रांसीसी गवर्नर है उस समय देखिए कौन है, ड्यूप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले हो गया। अगर बात करें कि अंग्रेजों का जो गवर्नर था या सेनापति था उसका क्या नाम था, सैंडर्स नाम था, ठीक है। ये दोनों अब देखिए क्या करते हैं कि जो फ्रांसीसी गवर्नर हो गया ड्यूप्ले, तो ये क्या चाहता है कि ये चाहता है कि जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर ये जो चांदा साहब है जो कि दोस्त अली का क्या है, दामाद है, तो चांदा साहब यहाँ पर क्या बने, नवाब बने। अब ये चाहते हैं फ्रांसीसी। तो यही हो गया कि दोनों के बीच में देखिए उत्तराधिकार का मामला चल रहा है, किन किन के बीच में, अनवरुद्दीन और चांदा साहब के बीच में। तो जो चांदा साहब है इसको सपोर्ट कौन करने लग गए, फ्रांसीसी करने लग गए। अब फ्रांसीसियों ने क्या किया, चांदा साहब के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, हमला किया किस पर, अनवरुद्दीन पर किया, जो कि नवाब बनकर बैठा हुआ है कहाँ पर, कर्नाटक के अंदर। अब जब अनवरुद्दीन पर इसने हमला किया दोनों ने मिलकर, चांदा साहब और फ्रांसीसी ने, तो क्या नतीजा निकला इसका कि देखिए जो अनवरुद्दीन है वो इस युद्ध के अंदर मारा गया, ठीक है। अब ये देखिए यही वो है अंबूर का युद्ध, यही महत्वपूर्ण युद्ध है, ठीक है। जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है उसको अंबूर का युद्ध भी बोला जाता है। तो ये कब लड़ा गया था, 1749 ईस्वी की बात है। तो अनवरुद्दीन इस युद्ध के अंदर मारा गया। और अनवरुद्दीन का देखिए बेटा भी था जिसका कि क्या नाम था, मोहम्मद अली था। वो युद्ध छोड़कर क्या हुआ, वो वहाँ से भाग जाता है। वो वहाँ से भाग गया आरकाट से, और कहाँ चला गया, कर्नाटक की देखिए जो राजधानी थी उस समय के अंदर वो क्या थी, आरकाट। तो मोहम्मद अली जो कि बेटा है किसका, अनवरुद्दीन का, तो वो युद्ध का मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ आरकाट से, और कहाँ चला गया, वो त्रिचिनापल्ली भाग गया, वहाँ पर चला गया, ठीक है, इनसे बचने के लिए। तो देखिए जहाँ पर कर्नाटक का नवाब अभी अभी मैंने कौन बताया, कौन है, अनवरुद्दीन, और अनवरुद्दीन मारा जा चुका है। उसके बाद नवाब कौन बने, उसका बेटा बने जिसका क्या नाम है, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली है नहीं, वो क्या हुआ, भाग गया। कहाँ पर भाग गया, तिरुचिनापल्ली भाग गया। यानी कि कर्नाटक के अंदर इस समय के अंदर कोई भी नवाब नहीं है, नवाब का जो पद है वो खाली है। और यही ये चाहते हैं फ्रांसीसी और चांदा साहब। अब क्या हुआ, जो चांदा साहब है वो कर्नाटक का बन गया, नवाब बन गया, ठीक है, गवर्नर नहीं, नवाब बन गया यहाँ का, ठीक है। तो कर्नाटक के अंदर मामला एक बार के लिए सेट हो गया है। अब देखिए कि मामला सेट किसने करवाया, फ्रांसीसियों ने करवाया है। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई जो फ्रांसीसी है उनका हस्तक्षेप बढ़ गया और पूरा प्रभुत्व भी हो गया कर्नाटक के ऊपर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने मन मुताबिक का नवाब बना दिया वहाँ पर चांदा साहब को सहयोग करके। तो ये तो हो गया कर्नाटक का मामला। उसके बाद देखिए क्या होता है कि देखिए ड्यूप्ले ने इसको शासक बना दिया। तो उसके बाद जो ड्यूप्ले है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया कर्नाटक के अंदर। तो ये चीज़ देखकर जो अंग्रेजी कंपनी है ना वो सख्ते में आ गई। भाई हो जाता है ना कि जैसे अब उनको पता चलेगा अंग्रेज़ों को कि भाई फ्रांसीसियों की तो यहाँ पर ज़्यादा धाक जम गई है, व्यापार के अंदर भी इनको अनेक सुविधाएं मिलेगी, अब हमारा क्या होगा। तो ये चीज़ देखकर क्या हुआ कि जो अंग्रेज कंपनी थी यहाँ पर भारत के अंदर, उनका जो सेनापति था उसका क्या नाम था, सैंडर्स, तो वो भी युद्ध के अंदर शामिल हो गया। अब इस अंग्रेज़ों ने कहा कि देखिए जो कर्नाटक है वो तो हमारे हाथ से निकल चुका है, लेकिन जो हैदराबाद जगह है वहाँ पर अब भी क्या है, उत्तराधिकार का मामला चल रहा है। तो हम ऐसा करते हैं भाई हैदराबाद के अंदर ही कम से कम अपना वो जमा देते हैं, ताकि वहाँ पर तो कम से कम हमारी पूछ हो। तो हैदराबाद के अंदर अंग्रेज़ क्या करते हैं, देखिए वहाँ पर मैंने अभी अभी आपको बताया था कि उत्तराधिकार के लिए कौन कौन है मुख्य रूप से। देखिए एक बार उत्तराधिकार के लिए किस किस के बीच में जंग चल रही है वहाँ पर, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में, ठीक है, ये दो मुख्य उत्तराधिकारी हैं। अब यहीं पर क्या हुआ देखिए कि जो नासिर जंग है ना उसको तो किसने सपोर्ट किया, अंग्रेज़ों ने, ठीक है। अंग्रेज़ों ने कहा नासिर जंग को कि
यहाँ के देखिए जो निज़ाम वैसे कौन बना हुआ है, नासिर जंग ही है फिलहाल। तो अंग्रेज कह रहे हैं नासिर जंग से कि भाई तुम ही यहाँ के क्या रहोगे, निज़ाम रहोगे, कोई भी तुम्हें इस पद से नहीं हटा सकता। ठीक है, जो दूसरा दावेदार दूसरी तरफ कौन है, मुजफ्फर जंग है। तो मुजफ्फर जंग को देखिए कौन सहयोग प्रदान करता है, अपना फ्रांसीसी सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है, वैसे युद्ध तो किस किस के बीच में है, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में। लेकिन अगर बात की जाए तो देखिए कि इनडायरेक्टली किसके बीच में है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में है ये युद्ध। ठीक है, जो ये युद्ध चल रहा है उत्तराधिकार का। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, अब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, अंग्रेज कर रहे हैं नासिर जंग को और फ्रांसीसी किसको कर रहे हैं, मुजफ्फर जंग को। अब दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया। ठीक है, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में। अब नतीजा क्या निकला कि देखिए जो निजाम है हैदराबाद का वो कौन है, नासिर जंग ही तो बना हुआ है ज़बरदस्ती। इस युद्ध के अंदर क्या हुआ, नासिर जंग जो है वो इस युद्ध के अंदर मारा जाता है। अब युद्ध के अंदर नासिर जंग मारा गया तो जाहिर सी बात है अब कौन बन जाएगा वहाँ पर निजाम, मुजफ्फर जंग बन जाएगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली किसकी विजय हो गई, यहाँ पर भी फ्रांसीसियों की विजय हो गई। कर्नाटक के अंदर भी कौन जीत गया था, एक किस्म से फ्रांसीसी जीत गए थे, उनका ही वो हो गया था, अधिकार हो गया था वहाँ पर। और यहाँ पर भी देखिए हैदराबाद के अंदर भी क्या हो रहा है, मुजफ्फर जंग जो कि किसका कैंडिडेट था, फ्रांसीसियों का, यहाँ पर वो युद्ध के अंदर विजेत हो गया और यहाँ का निजाम बन गया। ठीक है, नासिर जंग युद्ध के अंदर मारा गया। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, युद्ध जीत लिया। अब इस मुजफ्फर जंग को नवाब बनाने के लिए देखिए जो ड्यूप्ले है, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर है ड्यूप्ले, उसका एक सहयोगी है जिसका क्या नाम है, बुस्सी। तो बुस्सी को क्या करता है, ये ड्यूप्ले बुस्सी को भेजता है मुजफ्फर जंग के बाद। ठीक है, कि भाई इसका वो करवाओ, कोरोनेशन करवाओ और इसको क्या करो, वहाँ का निजाम बनवाओ हैदराबाद का। तो ये बुस्सी यहाँ पर आज जब जाता है हैदराबाद के अंदर तो ये देखता है कि जो मुजफ्फर जंग है ना वो उनके टाइप का आदमी नहीं है। ठीक है, उसको नहीं लगता कि भाई आगे चल के हमें सहयोग देगा या फिर हमारी कंपनियों को विशेष लाभ इससे होगा। तो दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है, मुजफ्फर जंग और बुस्सी के बीच में। तो इसी दौरान क्या होता है कि जो बुस्सी है वो किसकी हत्या कर देता है, वो मुजफ्फर जंग की हत्या कर देता है। तो देखिए यही हैदराबाद के अंदर उत्तराधिकार के दो मुख्य दावेदार थे, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। तो नासिर जंग तो वैसे युद्ध के अंदर मारा जा चुका था, और जो मुजफ्फर जंग है वो मुजफ्फर जंग को किसने मार दिया था, बुस्सी ने मार दिया था। तो देखिए दोनों ही जो उत्तराधिकारी थे दोनों ही मर चुके हैं यहाँ पर। तो बच कौन गया, बच ये गया देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये सलावत जंग, जो कि किसी भी प्रकार से इस मामले के अंदर शामिल नहीं है। लेकिन अब यही क्या होगा, यहाँ पर निजाम बन गया। ठीक है, हैदराबाद के अंदर इसको निजाम बना दिया गया, किसको, सलावत जंग को। तो समझ गए आप हैदराबाद के अंदर निजाम कौन है, सलावत जंग। अगर बात करें वहाँ पर कर्नाटक के अंदर कौन है, चांदा साहब है। ठीक है, तो ये सब हुआ यहाँ पर, दोनों के अंदर क्या हुआ, अपनी अपनी शक्ति स्थापित हो गई। हैदराबाद और कर्नाटक दोनों के अंदर जो फ्रांसीसी कैंडिडेट है वो देखिए इन्होंने क्या किया, वहाँ पर शासक बना दिए। और ये जो हैदराबाद और कर्नाटक क्या इनडायरेक्टली फ्रांसीसी कंपनी के प्रभाव में आ गए। ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने अपनी हार देखी दोनों जगह पे कि भाई हम तो कहीं भी अपना शासक नहीं बना पाए, ना ही कर्नाटक के अंदर ना ही हैदराबाद के अंदर, तभी उनका देखिए ध्यान कहाँ पर जाता है, कर्नाटक के क्षेत्र पर जाता है। तो कर्नाटक के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था कि जो चांदा साहब और फ्रांसीसी मिलकर देखिए जब अटैक करते हैं ना यहाँ पर, ये चांदा साहब और फ्रांसीसी मिलकर क्या किया, इन्होंने हमला किया किस पर, अनवरुद्दीन पर। तो अनवरुद्दीन तो देखिए युद्ध के अंदर मारा गया था, लेकिन जो अनवरुद्दीन का बेटा है मोहम्मद अली, ये क्या था, ये भाग जाता है कहाँ पर, त्रिचनापल्ली भाग गया। अब अंग्रेजों का ध्यान इस पर गया कि देखिए जो असली नवाब था कर्नाटक का अनवरुद्दीन, उसका जो बेटा है मोहम्मद अली वो अब भी जिंदा है, और अगर देखा जाए तो वही असली दावेदार है। ठीक है, नवाब के पद का। तो अंग्रेजों ने ध्यान दिया क्यों ना हम मोहम्मद अली को ही क्या करें, नवाब बनाए यहाँ का। तो देखिए फिर से यहाँ पर क्या होगा, लड़ाई स्टार्ट होगी। अब इनको पता चल गया अंग्रेजों को कि कहाँ गया हुआ, वो त्रिचिनापल्ली गया हुआ है। तो अंग्रेजों ने अपनी सेनाएं वहाँ पर भेज दी कि भाई उसको लेके आओ दोबारा से, हम उसको क्या करेंगे, कर्नाटक का नवाब बनाएंगे। तो जब ये सूचना किसको मिली, चांदा साहब को मिली कि अंग्रेज ऐसे ऐसे कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि वो दोबारा से देखिए अनवरुद्दीन के बेटे को वहाँ का नवाब बनाएंगे। तो चांदा साहब क्या करता है,
अपनी एक सेना भेजता है और जो त्रिचिनापल्ली है जहाँ पर कि मोहम्मद अली है अनवरुद्दीन का बेटा, वहाँ पर वो घेरा डाल देती है। ठीक है, घेरा डालकर बैठे रहते हैं, अंग्रेज़ों को कामयाब नहीं होने देते। वहाँ पर अंग्रेज़ काफ़ी प्रयास करते हैं लेकिन वो वहाँ पर कामयाब नहीं हो पाते। अंग्रेज़ों का सेनापति देखिए कौन है उस समय के अंदर, सैंडर्स है। ठीक है, सैंडर्स वहाँ का अंग्रेज़ों का सेनापति है। तो सैंडर्स का जो देखिए सेना है उसी के अंदर क्या है, एक क्लर्क है जिसका कि क्या नाम है, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, सैंडर्स को सलाह देता है कि देखिए चांदा साहब कहाँ पर है, तिरुचिनापल्ली पर घेरा डालकर बैठा हुआ है, जो कर्नाटक की राजधानी है जिसका क्या नाम है, आरकाट है। तो आरकाट पर इस समय देखिए कोई भी नहीं है, वहाँ पर वो खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा क्यों ना हम ऐसा करें कि आरकाट पर जाकर वहाँ पर अटैक करें और आरकाट पर क्या कर लें, अपना कब्जा कर लें। तो ये चीज़ सुनकर देखिए सैंडर्स जो है वो रॉबर्ट क्लाइव को क्लर्क के पद से हटाकर तुरंत सेनापति बनाता है कि भाई तुमने ये अच्छी सलाह दी है, तुम ही क्या करो, इस काम को अंजाम दो। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो देखिए बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। भारत के इतिहास में काफ़ी इसका रोल है रॉबर्ट क्लाइव का, बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना लेकर क्या क्या ये चला जाता है कहाँ पर, जो कर्नाटक की राजधानी है आरकाट। तो वहाँ पर क्या है, अपना घेरा डाल देता है ये। ठीक है, लगातार 50 दिन तक ये वहाँ पर घेरा डालकर बैठा रहा और इसने जो फ्रांसीसी और जो चांदा साहब की सेना है उनको वहाँ पर कब्जा नहीं जमाने दिया। तो यहाँ पर जैसे युद्ध चलता रहा और अंत में क्या हुआ कि जो चांदा साहब है, देखिए जो नवाब है कर्नाटक का चांदा साहब, वो क्या है इस युद्ध के अंदर मारा जाता है। अब ये युद्ध के अंदर मारा गया तो एक किस्म से क्या हुआ, जो फ्रांसीसी है उनकी हार हो गई और अनवरुद्दीन का जो बेटा था जिसका क्या नाम था, मोहम्मद अली, उसको ही अंत में अंग्रेजों ने क्या किया, कर्नाटक का नवाब बना दिया। तो इस तरह से जो कर्नाटक है वो किसके प्रभाव में आ गया, अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया। ठीक है, देखिए काफ़ी मिक्सिंग सा है, बार बार नाम आ रहे हैं, बार बार अलग अलग लड़ाइयाँ हो रही हैं। एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करें, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो दो जगह विवाद का मामला था, देखिए हैदराबाद और कर्नाटक के अंदर। अगर बात करें हैदराबाद की तो अंतिम रूप से देखिए क्या सेटलमेंट हुआ हैदराबाद के अंदर, यहाँ पर किसकी यानी कि जो गवर्नर कौन बन गया था, यानी कि गवर्नर नहीं, जो निजाम कौन बन गया था, सलावत जंग बन गया था। ठीक है, जो कि किसका कैंडिडेट है, फ्रांसीसियों का। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली क्या है, वहाँ पर फ्रांसीसियों का अधिकार है, कहाँ पर, हैदराबाद के अंदर। और दूसरी तरफ कर्नाटक है, यहाँ पर कौन नवाब बन गया, मोहम्मद अली बन गया, जो कि अंग्रेजों के प्रभाव में था। ठीक है, अंग्रेजों ने बनवाया था, तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो कर्नाटक है वो अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया। अब देखिए अगर बात करें कि जो ये दूसरा कर्नाटक युद्ध है इसका अंत किस प्रकार हुआ था, तो देखिए जो फ्रांस है वहाँ पर जो राजा है वो नज़र बनाए हुए थे कि भाई भारत के अंदर क्या चल रहा है, तो वो ड्यूप्ले की जो गतिविधियां हैं ना उनको लगातार देख रहे थे। तो देख रहे थे भाई जो ड्यूप्ले है इसके कार्यकाल में क्या हुआ कि जो कंपनी है वो बेहद ही घाटे के अंदर चली गई है। ड्यूप्ले जो है वो क्या कर रहा है, एक के बाद एक युद्ध लड़े जा रहा है, कंपनी का पैसा ख़त्म हो रहा है इस चीज़ से, और कंपनी क्या है, लॉस में जाती जा रही है। तो फ्रांस से क्या हुआ कि ड्यूप्ले को वापस बुला लिया गया कि भाई तुम वापस यहीं आ जाओ फ्रांस के अंदर, और ड्यूप्ले की जगह जो गोडेऊ है उसको गवर्नर बनाकर यहाँ पर भेज दिया गया। ठीक है, भारत के अंदर। तो गोडेऊ जब भारत के अंदर आया तो उसको यहाँ पर शांति स्थापना के लिए भेजा गया था। तो गोडेऊ ने आते क्या किया, अंग्रेजों को अपना शांति प्रस्ताव भेजा, और अंग्रेजों और गोडेऊ के बीच में क्या हुआ, पांडिचेरी की संधि हो गई। कब, 1755 ईस्वी में। तो दोनों ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई ना। तो इसमें क्या मुख्य रूप से क्या बात की गई, यही की गई कि देखिए भारत के अंदर जो भी इनके आंतरिक मामले होंगे, भारत के जो स्थानीय शासक है, कोई भी राजनीतिक मामला है, कोई यानी कि पर्सनल मामला है, तो इसके अंदर फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजी कंपनी किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगी। ये उनके आपस का मामला है, वो किस तरह से इससे निपटते हैं ये उनकी टेंशन है। ठीक है, बीच में हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये संधि हो गई दोनों के बीच में और युद्ध का अंत हो गया, दूसरे कर्नाटक के युद्ध का। ठीक है, इसके बाद में देखिए एक तीसरा कर्नाटक युद्ध भी लड़ा जाएगा, वो उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। तो देखिए आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, चैनल को आप ज़रूर से क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और शेयर करें वीडियो को ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच पाए और वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाए। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।